गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने प्राचीन भारत के इतिहास का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के। तो आज हम देखते हैं विदेशी आक्रमण जो प्राचीन काल में हुए थे और उसके पश्चात मौर्य साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, तो वो देखते हैं। ये संपूर्ण जानकारी आपको एनसीईआरटी सिलेबस से एकत्रित की गई है, जो आपके सामने पहुंचाई जा रही है। आज की मोटिवेशनल लाइन देख लेते हैं कि जब मंजिल करीब हो तो मेहनत ज़बरदस्त करना, जीत निश्चित है तुम्हारी, बस तुम अपनी पढ़ाई में व्यस्त रखना। मंजिल करीब हो तो ज़बरदस्त मेहनत ज़रूरी है, और जब जीत निश्चित है तो अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना तो ज़रूरी है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। सपना देखा है तो मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वह मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब नीली बत्ती के साथ सेल्फी आएगी। वाह, कि आप मेहनत करके और उस काबिल बनिए कि नीली बत्ती के साथ में आपकी सेल्फी आए। अब देखते हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास में जो जो आक्रमण हुए थे विदेशियों के। तो पहला आक्रमण हुआ था ईरानी आक्रमण। ईरानियों ने आक्रमण किया। तो ईरानियों में से भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के एखेमेनियम या हकमनी साम्राज्य, वहाँ का साम्राज्य था एखेमेनियम या हकमनी, उसने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था, जिसमें डेरियस दारा 332 ईस्वी से 346 ईस्वी तक रहा था, और इसने भारत पर प्रथम आक्रमण किया, जिसके प्रमाण जो है बेही स्तूप में पर्सिपोलिस एवं नक्शे रुस्तम अभिलेख में मिलते हैं कि ये आक्रमण जो डेरियस ने किया था उनके प्रमाण पर्सिपोलिस एवं नक्शे रुस्तम अभिलेख में मिलते हैं, जो बेही स्तूप में है। इस आक्रमण में वह सफल रहा और उसने गांधार तथा पंजाब को ईरानी साम्राज्य में मिला लिया था। हेरोडोटस जो इतिहास के पिता कहे जाने वाले हैं, उनके अनुसार डेरियस के 20 प्रांतों में अंतिम प्रांत भारत था। मतलब ऐसे भारत में जिस तरह आक्रमण किया उस प्रकार से 20 जगह पर और किया था, और अंतिम आक्रमण कहाँ किया था? भारत के अंदर। उसके पश्चात यूनानी आक्रमण हुए। तो यूनानी आक्रमण में आपको पता है महत्वपूर्ण आक्रमण जो था वो था सिकंदर का। और सिकंदर क्या है, 20 वर्ष की आयु में 335 ईस्वी पूर्व में अपने पिता फिलिप की मृत्यु के बाद मकदूनिया का शासक बना था, जो अरस्तु का शिष्य भी था। और सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करने के लिए 326 ईस्वी पूर्व में बल्ख को जीतने के बाद काबुल होते हुए हिंदू कुश पर्वत पार करके भारत पर आक्रमण किया था। 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने हाइडेस्पिज वो बोलते थे झेलम को, और झेलम के युद्ध में भारतीय शासक जो पोरस था उसको हरा करके और अपना मित्र बना लिया था। मतलब पोरस ने पूर्ण रूप से पराजय स्वीकार नहीं की थी, तो सिकंदर भी उसके सामने नतमस्तक हो गया था देशभक्ति देख करके, तो उसने अपना मित्र बना लिया था पोरस को। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उस वक्त में नदियां बहुत विशाल हुआ करती थी और पार करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो बड़ी मुश्किल से तो झेलम पार करके पोरस से युद्ध हुआ था। और उसके पश्चात जब उससे भी बड़ी चुनौती ब्यास नदी की थी, तो सिकंदर की सेना ने उस नदी को पार करने से मना कर दिया। इसके पश्चात सिकंदर 325 ईसा पूर्व में भारत से वापस लौट गया, और वह भारत में कुल 19 महीने रुका था। सिकंदर की मृत्यु जो है 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। जब भारत से वो वापस लौट रहा था तो बेबीलोन में रुका हुआ था, जो उसके साम्राज्य का हिस्सा था, और वहां पर इसकी मृत्यु हो गई थी। सिकंदर ने भारत में विजय के उपलक्ष्य में निकाय नगर और अपना घोड़ा, उसका घोड़ा भी पोरस के साथ युद्ध में मारा गया था, उसके याद में बुखा फेला 2 नगरों का निर्माण करवाया था, नगर वसाए थे। अब देख लेते हैं सिकंदर के पश्चात में अब क्या हुआ था। मौर्य साम्राज्य के बारे में देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, वो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने।
और चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 से 298 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को वध करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। नंद वंश का विनाश करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के जो राजा थे प्रवर्तक उनसे सहायता ली थी, क्योंकि इतनी बड़ी विशाल सेना थी नहीं, और जो धनानंद था बहुत शक्तिशाली शासक था, जो मगध का शासक था, और मगध शुरू से ही शक्तिशाली राज्य रहा या प्रांत रहा था। तो उसको पराजित करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य को मुद्रा राक्षस या ऐतिहासिक जो नाटक है मुद्रा राक्षस, उसमें ब्रसल तथा कुलहीन कहा है। चंद्रगुप्त के प्रशासन का प्राचीन अभिलेख साक्ष्य जो है वो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। चंद्रगुप्त के प्रशासन का भारतीय साम्राज्य का पहला ऐतिहासिक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया था और उसने इंडिका नाम की पुस्तक लिखी थी। जो सेल्यूकस वही सिकंदर का सेनापति था, तो उसका दूत आया था और उसने इंडिका की रचना की थी। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना की शादी चंद्रगुप्त से की थी और 4 प्रांत काबुल, कांधार, हेरात और मकराना चंद्रगुप्त को दे दिए थे। दोस्तों देखो, जब सिकंदर वापस लौट गया था और सिकंदर की बेबीलोन में मृत्यु हो गई थी, उसके पश्चात में जो सेल्यूकस सेनापति था सिकंदर का, वो खुश नहीं था भारत से लौटने से, और पुनः भारत पर आया और उसने कई प्रदेशों को जीता, और जीतने के पश्चात चंद्रगुप्त से युद्ध हुआ। चंद्रगुप्त से वे हारा और हार करके और उसने शर्मिंदगी उठा करके अपनी बेटी हेलेना की शादी चंद्रगुप्त से कर दी, और चंद्रगुप्त को जो काबुल, कांधार, हेरात और मकरान जो प्रांत थे वो भी चंद्रगुप्त को भेंट में दे दिए थे। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी भी उपहार में दिए थे। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त के पास 6 लाख की पैदल सेना थी, जिसे जस्टिन ने डाकुओं का गिरोह कहा था। अब जस्टिन कौन था? जस्टिन ये जो चंद्रगुप्त की पत्नी थी हेलेना, तो हेलेना का पुत्र था जस्टिन, जो मतलब अपने चंद्रगुप्त के जो बेटे थे बिंदुसार, उनके साम्राज्य से खुश नहीं था, तो वो जो जस्टिन था उसने विशाल सेना को डाकुओं का गिरोह कहा था। तो चंद्रगुप्त के बाद में उनका पुत्र बिंदुसार, तो बिंदुसार ने 298 से 273 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य तथा उस माता दुर्धरा जो थी वो धनानंद की बहन थी, याद रखना। तो उनसे एक पुत्र हुआ था बिंदुसार 298 ईस्वी पूर्व में, और ये मगध की राजगद्दी पर बैठा था 298 में। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ था, और विद्रोह एक बार जो सेकंड बड़ा विद्रोह हुआ था उसका दमन बिंदुसार के उत्तराधिकारी जो अशोक थे उसने किया था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। जैन धर्म में जो है बिंदुसार को सिंह सेन कहा गया है। अब बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन? अशोक, जिसने 273 ईस्वा पूर्व से 232 ईस्वा पूर्व तक शासन किया। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 273 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था, मतलब जब वो राजा बना तो उससे पहले अवंती जनपद का राज्यपाल था। अशोक अपने 99 भाइयों को हत्या करके सिंहासन पर बैठा था। ऐसा सिंगली स्रोत उसमें दर्शाया गया है कि 99 भाइयों की हत्या करने के बाद अशोक ने सिंहासन प्राप्त किया था। कारुबाकी और तिस्यरक्षिता अशोक की 2 महारानियां थी, कारुबाकी और तिस्यरक्षिता। और अशोक की एक पत्नी और थी जो महादेवी नाम था, और जो शाक्य कुलीन विदिशा की राजकुमारी थी, महादेवी। और इससे महेंद्र और संघमित्रा नाम के 2 संतानों की उत्पत्ति हुई थी। महेंद्र बेटा हुआ था, संघमित्रा पुत्री हुई थी। अशोक ने अपने बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र और संघमित्रा, मतलब अपने बेटे और बेटी को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष अशोक का जब राज्याभिषेक हुआ उसके 8वें वर्ष में 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था।
और कलिंग पर आक्रमण करने के बाद में उसने वहाँ पर विजय प्राप्त की और कलिंग की राजधानी तोसली जो थी उस पर अधिकार कर लिया था। और आपको पता है कि उसके पश्चात में विशाल नर हत्या या विशाल मानवों की बलि दी गई थी। उस युद्ध के अंदर बहुत लोग मारे गए थे, जिससे खून की नदियां बह गई थी। और उसको देख करके अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसके पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। और जो बौद्ध धर्म ग्रहण किया था तो उपगुप्त नाम का एक बौद्ध भिक्षु था, उसने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अब अशोक से संबंधित तथ्य क्या है, जो अशोक ने लेख लिखवाए उनसे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। तो टापरा और मेरठ के स्तंभ लिखवाए थे, जो फिरोज शाह तुगलक ने इनको दिल्ली मंगवाया था। कौशाम्बी के स्तूप को अकबर ने इलाहाबाद मंगवाया था। बैराट का अभिलेख कनिंगम कोलकाता लाया गया था। मौर्य साम्राज्य 137 वर्ष तक रहा। इस वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। अशोक ने भाब्रू शिलालेख में स्वयं को प्रिय दशम राजा मगधे लिखवाया था या कहा था। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ जो था रुम्मिनदेही था और जिसकी खोज फियरर ने की थी। इसी अभिलेख में लुम्नी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाने का घोषणा भी मिलती है। तो ये अनेक लेख लिखवाए थे और इन लेखों की जो ये लेख मिले थे तो इनको किस किस राजा ने कहाँ मंगवाया था वो आपने अभी देखा। अब मौर्य काल के स्रोत, किसके स्रोत से पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य था, तो साहित्यिक स्रोत देख लेते हैं। साहित्यिक स्रोत में बौद्ध साहित्य में कौन कौन से? दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान और जातक। ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ है, साहित्य है। दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान और जातक, इनमें पता चलता है कि मौर्यकालीन साम्राज्य स्थापित हुआ था। जैन साहित्य जो देख लेते हैं, जैन साहित्य में कल्पसूत्र है। और अन्य जो साहित्य है उनमें पुराण, मुद्रा राक्षस, इंडिका, कथा सरित सागर और बृहत कथा मंजरी। तो इन ग्रंथों में भी मौर्य काल का पता चलता है। उसके पश्चात में पुरातात्विक स्रोत भी है, उनसे भी पता चलता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख जो लिखे हुए उनसे पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य था। अशोक ने शिलालेख लिखवाए थे, उनसे भी पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य स्थापित हुआ था। रुद्रदामन के अभिलेख से पता चलता है। मृद भांड मिट्टी के बर्तनों से उस वक्त के और स्थापत्य कला से भी मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। इसके पश्चात अब अशोक ने स्तंभ लेख भी कुछ लिखवाए थे। तो स्तंभ लेखों में देख लेते हैं मेरठ का स्तंभ लेख। और मेरठ का स्तंभ जो लेख था इसे फिरोज शाह तुगलक, सॉरी ये गलत टाइपिंग हो गया, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेकर आया था। टापरा स्तंभ लेख, इसे भी फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेकर आया था। प्रयाग का स्तंभ लेख, इसे अकबर लाया था। रामपुरवा स्तंभ लेख में वर्तमान में राष्ट्रपति भवन दिल्ली में स्थापित है। रामपुरवा स्तंभ लेख। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख, इस पर एक मयूर का चित्र बना हुआ है, मौर्य साम्राज्य की पहचान। और रुम्मनदेही स्तंभ लेख, ये सबसे छोटा स्तंभ लेख है। तो ये स्तंभ लेख भी अशोक ने लिखवाए थे, जो वर्तमान में कहाँ कहाँ पर है ये आपने देखा। अब मौर्य प्रशासन कैसे चलता था उसके बारे में देख लेते हैं। तो सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षक अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख है। जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसको तीर्थ कहा जाता था। अर्थशास्त्र में ऐसा लिखा है। और अर्थशास्त्र किसने लिखा था? चाणक्य ने, जो चंद्रगुप्त के गुरु थे। अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या जो 5 थी और 5 प्रांतों क्या बोलते थे? चक्र कहते थे प्रांतों को। और प्रांतों के प्रशासक कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते। जो प्रांतों के संभालते थे वो कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया, जो विस्पति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। प्रशासन में सबसे छोटा क्या है? गोप था, जो 10 ग्रामों को संभालता था। युद्ध क्षेत्र में जो सेना का नेतृत्व करता था उस अधिकारी को नायक कहते थे। और केंद्रीय अधिकारी तंत्र में सबसे ऊंचा अधिकारी तीर्थ कहलाता था। मतलब सबसे ऊंचा अधिकारी जो होता था मंत्रिमंडल में वो तीर्थ कहलाता था।
एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। जो गुप्तचर का काम करते थे घूम घूम के, उनको संचार कहा जाता था। अब देख लेते हैं मौर्य साम्राज्य में मुद्रा कौन कौन सी चलती थी। तो मौर्य साम्राज्य की राजकीय मुद्रा जो थी वो थी, उसको बोलते थे पण। जो राजकीय मुद्रा थी उसको पण बोलते थे। सोने के सिक्के जो चलते थे उनको स्वर्ण या पाद बोलते थे। चांदी के सिक्के जो चलते थे उनको कारसापण, पण या धरण बोलते थे। और तांबे के सिक्के जो चलते थे उसको माशक, काकणी और अर्ध काकणी कहलाते थे। तो ये जो मुद्राएं हैं वो मौर्य साम्राज्य में चलती थी। जो राजकीय मुद्रा थी वो थी पण, याद रखना। सोने के सिक्के स्वर्ण और पाद, चांदी के सिक्के कारसापण, पण और धरण, तांबे के सिक्के मासिक, काकणी और अर्ध काकणी। तो दोस्तों ये था साम्राज्य मतलब विदेशी आक्रमण और मौर्य साम्राज्य के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो इसमें हमने देखा ईरानी आक्रमण देखे, यूनानी आक्रमण देखे, यूनानी आक्रमण के बाद मौर्य साम्राज्य का उदय देखा, मौर्य साम्राज्य ने चंद्रगुप्त का साम्राज्य देखा, बिंदुसार का देखा, उसके बाद अशोक का देखा, अशोक के स्तंभलेख और संबंधित तथ्य देखे, मौर्य काल को जानने के स्रोत देखे, अशोक के स्तंभलेख कहाँ पे है विवर्तन वो देखा, और मौर्यों का प्रशासन कैसे चलता था वो देखा, और मौर्य साम्राज्य में कौन कौन सी मुद्रा को क्या कहा जाता था वो देखा। तो ये मतलब एनसीईआरटी के आधार पर आपको जानकारी दी गई है। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अब मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं प्राचीन भारत के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।